Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article which you are seeing here, बात की जा रही है बायोडाइवर्सिटी के बारे में. देखिए, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जिसे हम 22 मई को यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं, एक दूसरा रिमाइंडर है हमारे लिए एक तरीके का, जो हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है, जिसको हमें क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस की अगर हम बात कर लें, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर लें, या जो भी हमारे भविष्य को होने वाले जो थ्रेट्स हैं उनको दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर हमें ये देखने के लिए मिलता है. So before going much deeper into this article, let's understand what is biodiversity. देखिए, बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो तो ये एक सिंपल सा टर्म है जहाँ पर नंबर या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में आपको देखने मिलते हैं, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, आप एनिमल की बात कर लीजिए, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, जो सभी जीन्स किसी इकोसिस्टम का जो पार्ट बनते हैं, इनको ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. मतलब ऐसा बायोलॉजिकल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वो सारी किसके अंदर आती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती है. इस टर्म को कॉइन किया गया था वॉल्टर जी रॉसिन के द्वारा इन 1986. देखिए, अब ये डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में नहीं है. देखिए किस तरीके से बात की जा रही है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, इनके बीच में, साथ ही आपस में, जैसे आप बात कर सकते हैं प्लांट, आप बात कर सकते हैं एनिमल, आप बात कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के बीच में भी जो एक सिस्टम यहाँ पर फॉर्म होता है, इसकी भी बात की जा रही है. अब देखिए, आर्टिकल किस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आज की डेट में आप देखेंगे तो जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के जो क्षेत्र होते हैं, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं किन किन क्षेत्रों के बारे में, आप देखेंगे लैंड की बात कर लें या फिर हम बात करें ओशन की, तो ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक ये बहुत अच्छा सीक्वेस्टर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हमारे वातावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में, लैंड और ओशन को यहाँ पर मेंटेन रखने का काम करता है. साथ ही ये फुलफ़िल करते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे आप फूड्स की बात कर लीजिए, आप शेल्टर की बात कर लीजिए, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन या स्पिरिचुअल एनरिचमेंट की बात कर लीजिए. इस सभी के लिए भी आप किसके ऊपर जिम्मेदार होते हैं, आप कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है जो रेस्टोर कर सकती है हमारे डिग्रेड लैंड्स को, पॉल्यूटेड रिजर्व को, ओशन को, और हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को, जो कि एग्रीकल्चर सिस्टम या जो क्लाइमेट चेंजेस से आज हम परेशान हैं उसको हमें कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है. ये बायोडाइवर्सिटी की जब आप बात कर रहे हो तो यही बायोडाइवर्सिटी है जो आज की डेट में आपको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रही है. चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए या ग्लोबल लेवल की बात कर लीजिए, हम सभी कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए. ये जो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, जो हमारी इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम कंजर्व करने में आज की डेट में बहुत पीछे रह चुके हैं. करेंटली विल टॉक अबाउट, तो मेन कस्टोडियन है नेचुरल वर्ल्ड इज़ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आज की डेट में आप देखिए जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक यूनिक नेचुरल हेरिटेज को यहाँ पर डिस्क्राइब करता है. इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है जहाँ पे आपको वाटर बॉडीज़, रिवर, डेल्टास, ओशन, माउंटेन, सब कुछ यहाँ पर देखने मिलेंगे. इनफैक्ट आपको ग्रासलैंड से लेके, चाहे आप बात करें सवानास की, अल्पाइन पैस्चरल लैंड्स की, डेजर्ट्स की, या फिर आप अलग अलग इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ की बात करें, आप सभी में यहाँ देखेंगे कि आपको बायोडाइवर्सिटी नज़र आएगी. रिजल्टेड इनटू व्हाट, आज की डेट में हमें इसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस कम कि हमें बायोडाइवर्सिटी के रोल क्या देखने के लिए मिलते हैं. देखिए, इकोनॉमिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी के, जैसे हमने बताया कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यहाँ पर काम करता है. ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए काम करता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे आप ऑयल्स की बात कर लें, लुब्रिकेंट्स की बात कर लें, परफ्यूम्स की बात कर लें, डाइस की बात कर लें, ये सारी चीज़ें आज की डेट में हमें कहाँ से देखने मिलती है, बायोडाइवर्सिटी से देखने के लिए मिलती हैं. अलॉन्ग विद दैट इफ विल टॉक अबाउट द साइंटिफिक रोल ऑफ
बायोडाइवर्सिटी, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व होती है। ठीक है, एक एक स्पीशी को मेंटेन करना, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का काम हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको और हमें जानना ज़रूरी है वो है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए, सारे इंडिविजुअल्स की बात कर लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी की बात कर लीजिए, वो एक दूसरे से यहाँ पर अलग होती है। जो उनका जेनेटिक मेकअप होता है, जो उनका जेनेटिक और फंक्शन होता है, वो यहाँ पर अलग होता है। यही जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो हम देखते हैं, ये मेंबर्स, चाहे आप प्लांट्स की बात कर लें, आप की बात कर लें या स्पीशी की बात कर लें, इसे ही जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। दूसरी हम बात करेंगे स्पीशी डाइवर्सिटी के बारे में। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है एज ए वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी एक क्षेत्र में जो पर्टिकुलर स्पीशी रह रही है या जो उनका हैबिटेट है, यही डाइवर्सिटी चाहे नेचुरल इकोसिस्टम में देखने मिले या हमें एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में देखने मिले, इसी को हम स्पीशी डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर देन 85,000 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी इन द ट्रॉपिकल नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो लार्ज डाइवर्सिटी है अलग अलग इकोसिस्टम की, दैट हैव डिस्टिंक्टिव स्पीशीज़। ये जो इकोसिस्टम है ये वेरी करते हैं एक दूसरे से, जो इनका हैबिटेट है और जो इनका डिफरेंस है इनकी स्पीशी में, यही एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, और इस तरीके की जो डाइवर्सिटी होती है ये इंक्लूड करती है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और माउंटेन्स को भी। आगे अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस हैं या बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने से हमारे लिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अगर बायोडाइवर्सिटी जाएगी तो आपका एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर ख़त्म होगा। ये आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी इकोनॉमी पे, आपकी साइंटिफिक पे, या आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ेगा। हंटिंग होगी वाइल्ड एनिमल्स की, कमर्शलाइजेशन वगैरह जो हो रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं में आज की डेट में हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेल बीइंग। देखिए, जब नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग की हम बात करते हैं तो इस मिशन को अप्रूव किया गया था 2018 में। 2018 में इसे कौन अप्रूव करेगा? बाय द प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, विच इज़ द PM STEAC, जो कंसल्ट करेगी विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द अदर मिनिस्ट्री। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अगर हम बात करें तो ये है स्ट्रेंथन करना, साइंस को रिस्टोर करना, कंजर्व करना, सस्टेनेबिलिटी, यूटिलाइजिंग जो इंडिया का नेचुरल हेरिटेज है उसको यहाँ पर लेकर आना। इस मिशन के बेनिफिट हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, ये सबसे पहले इंडिया को एम्पावर करेगा कि वो रिस्टोर कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है अपने नेचुरल एसेट को, जो कि मिलियन ऑफ करोड़ रुपीज़ के जो एसेट है उनको यहाँ पर रिस्टोर कर पाएगा। साथ ही ये रिजुविनेट करने में मदद करेगा जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, वो स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड है, वो यहाँ पर क्या होगी? इम्प्रूव होगी। साथ ही ये ग्रीन जॉब्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे ग्रीन इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा। Along with that, this mission will help India to meet its international commitment under the new framework for the Convention on the Biological Diversity and United Nations Sustainable Development Goals by the facilitating poverty alleviation, justice and equity. This will also facilitate creation of climate resilient community by offering nature-based solution to numerous environmental changes.
अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें देखने मिलेंगी, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, रूरल इकोनॉमी को इसने बूस्ट कर दिया, इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए है उसे फुलफिल कर देगा, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गए, जो हमारा नेशनल कमिटमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा, वहीं एक जो डेडिकेटेड कैडर है वो यहाँ पर काम करेगा, रिन्यू करेगा, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगा। सो विद ऑल दिस वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दीज गोल्स। इसी के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन के दो मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, इसका नाम है निसर्ग भारत। एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, निसर्ग भारत स्टैंड करेगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर सस्टेन्ड असेसमेंट ऑफ रिसोर्स गवर्नेंस। ये कंपोनेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेगा, कैटलॉग करेगा, मैप करेगा, मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा बायोडाइवर्सिटी को, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए। इसके 3 सब प्रोग्राम्स हमें देखने मिलेंगे, विच इज़ द एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड द जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो कि EPRBs के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कैटलॉग करेगा और मैप करेगा लाइफ ऑफ इंडिया को। सेकंड कंपोनेंट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 प्रोग्राम्स आपको देखने मिलेंगे विद ईच विथ फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट टू रियलाइज द आइडेंटिफाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ पर इकोसिस्टम सर्विसेज, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बायो इकोनॉमी, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पे बात की जा रही है इंडिया, क्या कहीं इंडिया ग्राफीन को मिस कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हमें देखने के लिए मिल जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से। देखिए आज की डेट में जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, जब आप सॉफ्टवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्राफीन जो है, ग्राफीन जो मटेरियल है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आगे आने वाले समय में इंडिया लीडर बन के निकल के आ सकता है AI को लेकर, लेकिन इस नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया को आवश्यकता होगी ग्राफीन की। नाउ द क्वेश्चंस कम, ग्राफीन की जब आप बात कर रहे हो तो ये क्या है भैया, ये वंडर मटेरियल है, ये वर्ल्ड का थिनेस्ट मटेरियल आपको देखने मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल आपको देखने मिलेगा, और सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। इसकी अगर हम बात करें तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर, लगभग 200 टाइम ये आपको स्ट्रॉन्गर देखने के लिए मिलेगा स्टील से, लेकिन 6 गुना ज़्यादा हल्का भी। इसकी अगर हम बात करें तो ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है, बिकॉज ये एब्जॉर्ब कर सकता है लगभग सिर्फ और सिर्फ 2% लाइट यहाँ पर। इसकी वजह से जो इम्पेरेबल है ये गैसेस के लिए आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही आप इसकी बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है उसको रिवॉल्यूशनराइज करने का भी काम करेगा। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो पोटेंशियलिटी है, कंडक्टिविटी है, एनर्जी जनरेशन है, बैटरी, सेंसर्स की बात कर लीजिए, या क्या कुछ नहीं यहाँ पर किया जा सकता। और साथ ही जब इसको ऐड किया जाता है दूसरे मटेरियल से तो ग्राफीन बिल्कुल छोटी क्वांटिटीज़ में भी एक कंपोजिट मटेरियल को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है और ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को। ग्राफीन कंपोजिट की बात करें तो इनको यूजुअली यूज़ किया जाता है एरोस्पेस में, आप देखेंगे ऑटोमोटिव्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है हाई परफॉर्मेंस बैटरीज में, सुपर कैपेसिटेटर में, टच स्क्रीन्स में, कंडक्टिव इंक्स में। ग्राफीन बेस्ड के जो सेंसर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, वेयरेबल डिवाइसेस के लिए। इनफैक्ट ग्राफीन ऑक्साइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड डिसैलिएशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनफैक्ट कोविड-19 का जब टाइम आया था तो कोविड-19 के टाइम पर ग्राफीन बेस्ड मास्क
को बनाया गया था। सो ग्राफीन इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ना आपको सिर्फ ये डिफेंस बल्कि एरोस्पेस में भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसकी जो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है वही इसको प्रॉमिसिंग बना देती है। चाहे आप आर्मर्स बनाने की बात करें, आप बैलिस्टिक प्रोटेक्शन की बात करें, ग्राफीन की इतनी पोटेंशियलिटी होती है कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है जब बात की जाती है स्टेल्थ कोटिंग के बारे में। और ऐसे मटेरियल को जहाँ पर रिड्यूस करना हो रडार सिग्नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, वहाँ पर ग्राफीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि ग्राफीन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है एनवायरमेंटल चेंजेस से, जो कि इसको बहुत बढ़िया कैंडिडेट बनाता है केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स को, एक्सप्लोजिव को, रेडिएशंस को या दूसरे जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ग्राफीन बेस्ड जो मटेरियल होते हैं इनका यूज़ किया जा सकता है, ये हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से। जहाँ पर आप बेटर एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ग्राफीन बहुत ज़्यादा डिफेंस और एरोस्पेस में आपकी मदद कर सकता है। इसी के साथ अगर हम वर्ल्ड लेवल पर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो एक नई रिसर्च के अनुसार, जो कि ग्रैंड व्यू रिसर्च है, ग्लोबल ग्राफीन का जो मार्केट है वो 175.9 मिलियन डॉलर का था 2022 में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 से 30 के बीच में ये जो मार्केट है ये 46.6% का हो जाएगा। हालांकि ग्राफीन की जो हम डिस्कवरी की बात करते हैं ये 2004 में ही हुई है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस हाई ग्रेड लार्ज स्केल ग्राफीन्स। हाउएवर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फास्टली चेंज हो रही हैं उनको यहाँ पर बनाया जा सकता है। आज की डेट में लगभग 300 कंपनीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं ग्राफीन को, और उससे इम्पॉर्टेंट जो डेरिवेटिव्स बन सकते हैं उनको। लीडिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इस रिसर्च में सबसे आगे आपको कोई देखने नहीं मिलेगा चाइना के अलावा। देन यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और सिंगापुर। 2012 तक ग्राफीन के रिलेटेड जो पेटेंट थे वो फाइल किए गए और डोमिनेट किए गए यूएस के द्वारा। लेकिन 2013 से 16 में आप देखेंगे साउथ कोरिया, चाइना भी बिल्कुल यूएस की यहाँ पर कंपटीशन में देखने के लिए मिल गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लगभग आज की डेट में 8 फाइलिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ग्लोबल लीडर कौन है ग्राफीन के मामले में? अगेन नन अदर देन बट दी चाइना। चाइना और ब्राज़ील आज की डेट में ग्लोबल लीडर है इसके कमर्शियल प्रोडक्शन में। जहाँ पर बीजिंग का जो ग्राफीन है वो सेट करता है, ग्राफीन इंस्टीट्यूट जिसे 2018 में सेट किया गया था, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर डील करता है और इसको यहाँ पर प्रमोट भी करता हुआ नज़र आएगा। अब वहीं हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। इंडिया में आप देखेंगे सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो IISc बेंगलोर की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, आपके लिए KS टैग प्रोड्यूस के साथ ग्राफीन बेस्ड सिस्टम को यहाँ पर डेवलप कर रहा है। आप इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे डेरिवेटिव्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। टाटा स्टील सक्सीड कर चुका है आज के डेट में ग्राफीन को लगभग 50 माइक्रोमीटर लार्ज डोमेन्स में ले जाने के लिए। ठीक है, उसी के अलावा आप देखेंगे ग्राफीन को यूज़ किया जा रहा है विद यूज़ प्लास्टिक, ताकि रिसाइकलिंग आइटम यहाँ पर बनाए जा सके। IIT रुड़की की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे पेटेंट रजिस्टर किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्राफीन की जैसे हमने बात कर ली कि ये पूरी इसकी क्वालिटीज़ हमने समझ ली। मेंस के लिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसकी कटिंग निकाल के कहीं अपने नोटबुक में लगा लीजिएगा। ग्राफीन की बात करें तो इसका जो 1 एटम है, 1 एटम थिक लेयर है, कार्बन एटम्स की जो अरेंज होती है हेक्सागोनल व्यूज़ में आपको देखने मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ग्राफाइट के, बट ग्राफीन की अगर हम बात करें तो रिमार्केबल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि मल्टी एस्पेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थिनेस्ट है, बाकी जितनी भी क्वालिटी हैं हम ऑलरेडी इसकी यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट, आप याद रखेंगे, अनाउंस कर दिया है कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर 2022 में, हालांकि इसे अनाउंस कर दिया गया था, जो कि एक जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और टाटा स्टील लिमिटेड का। बाकी सारी खासियत हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं और ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मूविंग नेक्स्ट, बात की जा रही है ट्रीटमेंट वर्थ ऑफ रुपीज़ 61,501 करोड़ रुपीज़ को प्रोवाइड किया गया है अंदर PMJY स्कीम में। इम्पॉर्टेंट क्या है, हम बात करेंगे PMJY के बारे में। चलिए PMJY की बात करते हैं तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको यहाँ पर अचीव किया जा सके। साथ ही इस स्कीम की बात करें तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अर्लियर अगर हम PMJY की बात करें तो इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता था, जब इसको रीइंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया गया और बाद में आप देखेंगे तो आज इसका नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। आज की डेट में ये लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम बन चुकी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, जिसका एम है प्रोवाइड करना हेल्थ कवर लगभग 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। लगभग 10.74 करोड़ से भी ज़्यादा पुअर और वल्नरेबल जो फैमिलीज़ हैं वो आपको इसकी बेनिफिशियरी होती हुई दिखाई देंगी, विच मीन्स कि लगभग इंडिया की 40% पॉपुलेशन आज इसका पार्ट बना हुआ है। साथ ही यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई फैमिली मेम्बर्स के लिए एज या जेंडर रिस्ट्रिक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है ऐसे हाउस होल्ड को जो कि डिप्राइव हैं, जिनके पास ऑक्यूपेशनल यहाँ पर कमी है, रूरल या अर्बन सोशो इकोनॉमिक जो भी कास्ट सेंसस है उसके हिसाब से ये हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही ये प्रोवाइड करता है एक पॉइंट ऑफ सर्विसेज को, जितने भी बेनिफिशियरीज होते हैं हॉस्पिटल में उनको एक कैशलेस तरीके से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इस स्कीम के बारे में, तो देखिए इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। लगभग 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर यहाँ पर कवरेज दिया जाएगा। एक फ्लेक्सिबल स्कीम है जो लगभग 40% से भी ज़्यादा आबादी को यहाँ पर कवर कर रही है, जिसमें आप लगभग 85% आपको रूरल फैमिली, 60% अर्बन फैमिलीज़ आज की डेट में यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, क्योंकि जिनका आप देखेंगे जिनका पूरा उद्देश्य ही था अंत्योदय, अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर पहुँचाने की बात जब की जाती थी। वहीं अगर हम नेक्स्ट कुछ बात करें तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा हेल्थ कवरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फंडिंग की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जो इसकी फंडिंग है ये कहीं ना कहीं शेयर्ड है। 60-40 का रेशो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसके अंदर, स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर विद देयर ओन लेजिस्लेचर। 90:10 का रेशो आपको देखने मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और जम्मू कश्मीर में, और वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 100% सेंट्रली फंडिंग देखने के लिए मिलेगा। नोडल एजेंसी कौन है इसकी, तो नोडल एजेंसी हमें देखने मिलेगी NHA, विच इज़ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज द ऑटोनोमस एंटिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ताकि इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके PMJY का बहुत अच्छे से। साथ ही स्टेट हेल्थ एजेंसी विच इज़ द SHA, इसकी एक अपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी PMJY को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कहाँ पर, स्टेट्स में। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खासियत हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए किस तरीके से स्कीम काम करेगी ये आपको दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। इट इज़ वेरी इजी, आप देख सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है OTT प्लेटफॉर्म्स ने मैंडेट कर दिया है कि वो एंटी टोबैको वार्निंग यहाँ पर दिखाएंगे। अब ये वार्निंग किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म, चाहे आप प्राइम वीडियोज़ की बात कर लीजिए, नेटफ्लिक्स की बात कर लीजिए, आप ZEE5 की बात कर लीजिए, इन सभी पर बहुत सारे आपने ऐसी वीडियोस देखे होंगे, आपने ऐसे एक्ट देखे होंगे जहाँ पर बहुत खुले तरीके से
सिगरेट्स का कंजम्पशन या टोबैको से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रिजल्टेड इन टू वॉट? टोबैको, जिससे बहुत सारे कैंसर्स आप देखने के लिए देखेंगे, टीबीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इसको होल्ड करने के लिए फाइनली डिसाइड किया गया है कि ये क्या करेंगे, एक टोबैको की वार्निंग यहाँ पर दिखाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यूजुअली आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है जब आप मूवी हॉल्स या मूवी थिएटर में जाते हैं। सो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चाहें तो एडिशनली टोबैको के बारे में पढ़ सकते हैं और साथ ही आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे टीबी के बारे में। सिंस वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स, सो आई एम गोना स्किप दिस पार्ट हियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट सेंटर इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहा है एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और एम्पावर करेंगे जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो फैसिलिटेट करेगी वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज को, जो यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। अब ये बनाए कहाँ जाएंगे? देखिए इनको लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सेट किया जाएगा और अलग अलग जो स्कीम्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की जो स्कीम्स हैं उन सभी को इसके अंदर लेकर आने की बात की जा रही है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल रिमेंबर, दीज आर द मिनिस्ट्रीज, इनके नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है कैबिनेट्स नोट्स फॉर द सेकेंड फेज ऑफ CITIIS प्रोग्राम। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज दिस CITIIS प्रोग्राम? देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अनाउंस कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि ये CITIIS 2.0 पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट। एक प्रोग्राम है अंडर द एम्बिट ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, आप यहाँ पर देखेंगे, which aims to promote integrated waste management और climate oriented reforms action की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो प्रोग्राम है जिसको अप्रूव किया गया था बाय द यूनियन कैबिनेट, जिसे चेयर किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका एम है कि ये सपोर्ट करेगा जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रमोशन में, इकोनॉमी को सर्कुलर बनाने में, और जो मेन फोकस होगा वो रहेगा आपका वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, वहीं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल को यहाँ पर स्ट्रेंथिंग करने और उन्हें नॉलेजेबल बनाने के लिए इसका रोल आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिलेगा। चलिए इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये है CITIIS का लोगो, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, इनोवेशन और इंटीग्रेशन की बात करेगा, पार्टिसिपेटरी अप्रोच को लेकर चलेगा और रेजिलियंस और फीजिबिलिटी की यहाँ पर बात देखने के लिए मिलेगी। सो ऑल इंडिया चैलेंजेस नेम्ड CITIIS यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद दी एजेंट्स फ्रांसियासे डी डेवलपमेंट AFD एंड द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने, डेवलपमेंट करने और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए कुछ अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे लगभग 4 सेक्टर्स में काम करेंगे, सस्टेनेबल मोबिलिटी, पब्लिक ओपन स्पेसेस, अर्बन गवर्नेंस और ICT को लेकर ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.